Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start a new topic called statistics. You must be familiar to this topic, but still you should pay attention to every concept. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. So first of all, I will start with introduction. So what is statistics? Statistics is basically the science of average and estimates, and it is the study of collection, analysis, interpretation and organization of data for scientific process. So data क्या होता है? हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमें वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल ग्रुप एक्सेट्रा के फॉर्म में मिलती है. मतलब बेसिकली हमें जो मिलता है वो रॉ डेटा होता है. उसमें से हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी होती है. एग्जाम्पल देखें डेटा के तो इलेक्शन रिजल्ट से जो हमें मिला है वो डेटा. एवरेज क्रिकेट स्कोर, जो स्कोर के रिजल्ट्स होते हैं वो उसे इंटरप्रेट करने के लिए ये भी एक डेटा होता है. These facts or figure which is numerical or otherwise collected with a definite purpose is called data. Facts जो numerical या किसी और फॉर्म में प्रेजेंट हो उसे ही हम डेटा बोलते हैं. This word is derived by Latin word called datum. Application. Few application of statistics in day-to-day life. First, analyzing customer shopping data. A shopkeeper can maintain the inventory for products in demand and thus increase sale. जैसे इन्वेंट्री होती है प्रोडक्ट्स की, वो एग्जाम्पल हो गया हमारे एप्लीकेशन का स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस सेक्टर heavily depends on statistics. Captain of a team decide which player to select based on past data of a player using statistics. जैसे कि स्टॉक मार्केट हुआ एग्जाम्पल, रियल एस्टेट्स हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर्स हुआ, ये सब काय पे डिपेंड करते हैं? स्टैटिस्टिक्स पर. सो some fundamental characteristics of statistics. First, numerical facts alone constitute data. मतलब जो numerical facts होते हैं वो data के part होते हैं. Second, qualitative characteristic like intelligence and poverty which cannot be measured numerically do not form data. Third, data are aggregate of facts. A single observation does not form data. मतलब बहुत सारे facts का collection data होता है. कोई भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को आप डेटा में इंक्लूड नहीं कर सकते हो. फोर्थ, डेटा कलेक्टेड फॉर ए डेफिनेट पर्पस मे नॉट बी सूटेड फॉर अनदर पर्पस. फिफ्थ, डेटा इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आर कंपेरेबल. सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. फर्स्ट, primary data. When an investigator collects data himself with a definite plan or design in his or her mind is called primary data. अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो खुद से जो डेटा कलेक्ट किया हो उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिंग एज ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. सेकेंडरी डेटा, डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड rather obtained from published or unpublished sources are known as secondary data. वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कोई पब्लिश या अनपब्लिश्ड सोर्स से ली जाए या वो इंफॉर्मेशन जो किसी और ने कलेक्ट की हो पास्ट में, उसे हम सेकेंडरी डेटा में काउंट करते हैं. एग्जाम्पल, कलेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. जैसे कि पॉपुलेशन जनगणना जिसे कहते हैं हम, जो कलेक्शन होता है वो प्रीवियसली डेटा के बेसिस पे होता है, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा में काउंट करते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? एग्जाम्पल, इफ यू कलेक्ट द स्कोर ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड नोट इट, it will be similar to table on below. ये जो बेसिकली नीचे टेबल प्रेजेंट किया गया है उसमें स्टूडेंट्स और स्कोर दिए हैं, तो इस तरह हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. बट ये सही तरीका नहीं है डेटा को रिप्रेजेंट करने का. ये एक रॉ फॉर्मेट है. इस फॉर्म से हमें हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम रेंज फाइंड करेंगे. सो व्हाट इज रेंज? द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज इन द डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा. ये जो टैबुलर फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स और स्कोर गिवन है, उसमें अगर हमें रेंज फाइंड करनी है तो हम टेबल से देखेंगे तो रेंज इस केस में होगी 95 मार्क्स जो कि डेविड के हैं और 35 मार्क्स जो कि लोएस्ट स्कोर है बोयस के. तो रेंज इस केस में आएगी 95 minus 35 which will be equals to 60. So give 5 examples of data that you can collect from day-to-day life. So weights of students of our class. Second, number of plants in our locality. Third,
number of boys and girls in our classroom. Fourth, number of runs scored by Sachin Tendulkar. Fifth, rainfall in our city in the last 10 years. ये सारे एग्जाम्पल्स के डेटा के हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. सो अगर हम इसे क्लासीफाई करें, सेम क्वेश्चन में हमें क्लासिफिकेशन बताना है. द क्लासीफाई द डेटा इन लास्ट क्वेश्चन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा हमें पता था और सेकेंडरी क्या होता है. सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि पास्ट में कलेक्ट किया गया हो और प्राइमरी डेटा जो खुद से कलेक्ट किया जाता है. तो एग्जाम्पल लिया था वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ये हम खुद निकालेंगे तो ये प्राइमरी डेटा हुआ. नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, इसका कैलकुलेशन भी हम खुद करेंगे तो ये भी होगा प्राइमरी डेटा. नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर, ये जो रन्स है ये हमारा पुराना डेटा होगा, उसी से आएगा तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी डेटा. नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर क्लासरूम, ये होगा प्राइमरी डेटा क्योंकि आप ये खुद काउंट कर सकते हो. रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 10 years, ये भी एक सेकेंडरी डेटा है. नेक्स्ट, अनग्रुप डेटा. अगर 1000 स्टूडेंट्स के स्कोर का डेटा है तो उस केस में टेबल मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम होगी. इस केस में क्योंकि स्कोर भी रिपीट हो सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स का सेम स्कोर आ सकता है तो इसमें हमें ग्रुपिंग करने में डिफिकल्टी हो सकती है. सो एग्जाम्पल ऑफ अनग्रुप डेटा, ए स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर. ये गिवन बिलो जो है आपके अनग्रुप डेटा का एग्जाम्पल है. इसमें 30 स्टूडेंट्स के स्कोर गिवन है. Presentation of this data in normal table will not be human readable as number of observation is high. यहाँ पर काउंट बहुत ज़्यादा है और हम इसमें एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक अनग्रुप डेटा है. So we can present this data in ungroup frequency distribution table. Number of students who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks. मतलब एक पर्टिकुलर मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने गेन किया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. एग्जाम्पल, प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसी का, 3 स्टूडेंट्स गॉट 36 मार्क्स, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी 36 मार्क्स ऑब्टेन करने की होगी 3. नेक्स्ट, अगर हम इसे अनग्रुप डेटा को एक टेबल में रिप्रेजेंट करें तो वो ऐसा दिखेगा जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, एक स्कोर का और एक फ्रीक्वेंसी का. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर्स. ये नीचे स्कोर्स गिवन है, इससे हमें एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. सो फर्स्ट हम कौन कौन से कॉलम्स लेंगे. वेरिएट्स वो हैं जो कि गिवन स्कोर्स हैं. हमें टैली मार्क्स एक लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी वो होता है मतलब एक टर्म कितनी बार आ रहा है, तो इस टेबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे 15 का फ्रीक्वेंसी है 4, तो टैली मार्क्स में उसके 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे. 16 का फ्रीक्वेंसी है 6, तो टैली मार्क्स में हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर एक कट करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा 5 और एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे रिप्रेजेंट होगा 6th लाइन. तो फॉलोइंग टेबल में हम सारे स्कोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इफ योर स्कोर्स ऑफ lakhs of students, then it is difficult to maintain the data in the ungroup frequency distribution table, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज बहुत सारी होंगी. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर इसी में हम नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो हमें डिफिकल्टी होगी टेबल मेंटेन करने में. सो टू प्रेजेंट सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा so that a reader can make sense of it easily, we condense into groups like 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 and so on. इस तरह के हम ग्रुप्स बना लेंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी कर्व इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. इन ग्रुपिंग्स को क्या बोलते हैं हम? क्लासेस या क्लास इंटरवल्स. और उनका जो साइज होता है उसे बोलते हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ. फॉर एग्जाम्पल 0 to 9, 9 minus 0 plus 1 equals to 10. तो ये हमारा होगा क्लास साइज. सिंस द मिनिमम स्कोर इन दिस केस इज 23, वी विल स्टार्ट विद क्लास 20 to 29. इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है 3 जो कि मिनिमम स्कोर है. सो इस केस में लोअर लिमिट थी 20, अपर लिमिट थी 29. क्लास साइज ऑफ नॉन ओवरलैपिंग क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1. तो इस केस में क्लास साइज होगी 29 minus 20 plus 1
which will be equals to 10. Next example. Construct a frequency table for the following ages of 30 students using equal class intervals, one of them being 9 to 12, where 12 is not included. यहाँ नीचे जो given है वो 30 students के ages हैं. So हम इसे solve करेंगे. पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो है 6 और मैक्सिमम वैल्यू है 24. तो क्लासेस हम किस साइज की लेंगे, वो क्वेश्चन में गिवन है कि 9 to 12, मतलब क्लास साइज होना चाहिए हमारा 4. तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 21 and 21 to 24. So उसके करस्पॉन्डिंग हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जिसमें 3 चीजें होंगी, एक क्लास, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी. क्लास साइज हमने निकाल लिया था, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे. फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर एज कितनी बार अकर हो रही है. तो 6 से 9 के बीच में जितने भी काउंट हो रहे हैं वो है 5, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली हम बाकी सारी एजेस को भी ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.